बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, साबिर शाकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज है 10 अक्टूबर, साल है 2019 और दिन है आज जुमेरात का। आज आपको एक बड़ी ख़बर आपने चल रही है, लेकिन मज़ीद आपको इन डिटेल्स बताते हैं। धरना और लॉन्ग मार्च मौलाना फजलुर रहमान साहब, इसने बहुत से चेहरों को बेनकाब करना शुरू कर दिया। अब शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान बगावत बुलंद कर दिया और वाज़ेह तौर पे कर दिया। और ये लड़ाई जो अब मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर हो रही थी, मुख्तलिफ़ धड़ों की इतला थी, धड़ेबंदी की इतला थी, और जिसको मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जाता था कि जनाब ये बिल्कुल अफवाहें हैं। लेकिन ये धरना आप कह लें कि मौलाना फजलुर रहमान का एक ऐसा हुआ कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो आज तक टूट नहीं सकी, लेकिन लगता यह है कि अब मुस्लिम लीग नवाज़ के टुकड़े वाज़ेह तौर पे नज़र आएंगे। और ये नवाज़ शरीफ और मरियम बीबी के ख़िलाफ़ पार्टी के अंदर पहली बड़ी बगावत होगी उनकी मौजूदगी में। पहले मुस्लिम लीग नवाज़ में एक बगावत हुई थी, उस वक्त हुई थी जब नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब डील करके परवेज़ मुशर्रफ साहब से सऊदी अरब रवाना हो गए थे। उसके बाद भी पार्टी एक ख़ास वक्त तक बरकरार रही, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये डील करके निकल गए हैं, 10 साल का एग्रीमेंट कर गए हैं, तो तब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ मारिज़ वजूद में आई थी और नून के सारे लोग, मेजॉरिटी जो है वो सारी आ गई थी काफ लीग में, और फिर उनकी हुकूमत बनी थी। और उस वक्त उस असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सिर्फ 11 या 12 MNAs होते थे, बाकी सब तमाम के तमाम PMLQ में गए और वहाँ पे इलेक्शन लड़ा और वफाकी वज़ीर और काबीना में रहे और सब कुछ हुआ। तो मियाँ साहब वापस आए तो मुस्लिम लीग दोबारा इंटैक्ट हो गई और वही अरकान वापस नून में आ गए। अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि देखें, बात चल रही थी धरने में जाना या नहीं जाना। अब आहिस्ता आहिस्ता जो बयानिया सामने आया, मौलाना फजलुर रहमान साहब, अचकज़ई साहब और नवाज़ शरीफ साहब, कैप्टन सफदर उनके तर्जुमान थे, पैगाम रसां कैप्टन सफदर साहब थे, पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब हैं। लेकिन कल उन्होंने वाज़ेह तौर पे एक अपना पॉलिसी स्टेटमेंट दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को मरियम बीबी अपने सोशल मीडिया टीम के ज़रिए बहुत ज़लील कर रही थी। और यहाँ तक एक ख़ातून ने ये तक लिख दिया शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा के ट्विटर पे कि ये है मुनाफिक जो नवाज़ शरीफ साहब के जेल जाने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन हमें एयरपोर्ट नहीं लेके गया। तो जब ये लड़ाई यहाँ तक ख़ानदान के अंदर, ये लड़ाई इस हद तक फैली हुई है और बहुत संजीदा लड़ाई हो चुकी है। कल शहबाज शरीफ साहब ने, जो कल मुस्लिम लीग का इजलास हुआ, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी को कहा था कि मैं आपको एतमाद में लूँगा, अपनी पोजीशन वाज़ेह करूँगा और पार्टी के अंदर सारी बातें होंगी। ये जो बाहर गालियाँ दिलवाई जा रही हैं मुझे, ये मैं पार्टी के अंदर करूँगा। तो कल उन्होंने पार्टी के अंदर तकरीबन 90 मिनट की गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने कहा, और आसन इकबाल साहब और परवेज़ रशीद साहब को उन्होंने, जो उस इजलास में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये गवाह हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को मैंने कहा कि आसिफ नवाज़ के साथ जब वो झगड़ा कर रहे थे आर्मी चीफ़ के साथ, उस वक्त भी इनको मना किया। जनरल जहांगीर करामत को जब इस्तीफ़ा मांग रहे थे, घर भेज रहे थे, उस वक्त भी मैंने मना किया। परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ जब इनका झगड़ा शुरू हुआ, उस वक्त भी मना किया कि ये हम अपनी ही फ़ौज के साथ क्यों लड़ते हैं, ये काम हमने नहीं करना, हमारा काम आवाम की खिदमत है। डेमोक्रेसी में तो यही होता है कि बजाय इसके कि आप अपनी ही फ़ौज और अपनी ही जुडिशरी के साथ और अपने ही सदूर के साथ लड़ना शुरू कर दें। नवाज़ शरीफ साहब की तो सियासी कैरियर यही है, सदर इसाक़ खान साहब से लड़ाई, फ़ारूक लगारी साहब से लड़ाई, परवेज़ मुशर्रफ साहब से लड़ाई, जनरल आसिफ से लड़ाई, जनरल जहांगीर करामत से लड़ाई, चीफ़ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब से लड़ाई, यही है। और तो इसके अलावा तो जब भी इक़्तिदार मिला यही काम किया। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि फिर मैंने इनको ये भी कहा कि जब ये सऊदी अरब से वापस आए और एक नई 2008 की बात है,
कि दोबारा पंजाब में इनकी हुकूमत बनी, उस वक्त भी मैंने ये कहा। फिर जब 2013 में वज़ीर आज़म बन गए, उस वक्त भी मैंने ये कहा कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत इज़्ज़त दी है, आप वज़ीर आज़म बन गए हैं, वज़ीर आला मैं हूँ, हुकूमत हमारी है, अब आप परवेज़ मुशर्रफ साहब को भूल जाएं और अपना काम करें। मैं इसमें एक और चीज़ भी इजाफ़ा करूं, ये मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है। तुर्की का विज़िट था वज़ीर आज़म बनने के बाद, तो तैयब अर्दवान के साथ इनके बहुत अच्छे मरासिम हैं नवाज़ शरीफ साहब से। तो हम गए तुर्की और विज़िट था, तो उसमें अब ये मुस्लिम लीग नवाज़ के ही है कि वफाकी वज़ीर ने किस्सा सुनाया हंसते हंसते कि तैयब अर्दवान से जब नवाज़ शरीफ साहब का इंटरेक्शन हुआ, दोबारा मुलाकात हुई, तो उन्होंने प्यार किया और बड़े पुरतपाक तरीके से मिले और उन्होंने कहा कि देखें, बात यह है कि आप मेरे दोस्त भी हैं और पाकिस्तान भी हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है, दोनों के ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि इस्तेहकाम हो, तरक्की करे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ और वो रिक्वेस्ट ये है कि अब आप कोई फ़ौज से झगड़ा वगड़ा ना करना, आपने अब अपना काम गवर्नेंस पे अपनी तवज्जो देनी है, ये उन्होंने नसीहत की। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद वही हुआ जो हम सब ने देखा, कभी डाउन लीक्स आ जाती है, कभी पनामा लीक्स आ जाती है और कोई भी सवाल पूछा जाए इन्होंने अफवाज पाकिस्तान को रगड़ा लगाया, सुप्रीम कोर्ट को मिलाइन किया, जर्नैलों को कहा फ़ौज, खलाई मखलूक, पता नहीं क्या क्या, और यही चीज़। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अब मैं थक चुका हूँ और हमने हर लड़ाई में हमारा नुकसान हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और अब भी जो ये पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं इसमें नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कोई नहीं है इस लड़ाई में। पार्टी भी तबाह होगी, पॉलिटिक्स भी तबाह होगी और इससे हासिल भी कुछ नहीं होना। लेकिन दूसरी जानिब ख़बर क्या है? ख़बर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब और नवाज़ शरीफ साहब, जो फ़ोन पकड़ा गया मरियम बीबी का, जो वहाँ से राब्ते निकले, तो उसमें 2 सफारत खानों के साथ भी राब्ते मौजूद हैं। फिर मौलाना ख़ुद सफारत खानों के साथ राब्ते में हैं, अचकज़ई साहब सफारत खानों के राब्ते में हैं। कहाँ कहाँ से ये लाइन ले रहे हैं और बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद ये है कि किसी भी तरीके से ये मुल्क डिस्टेबल हो। इस वक्त पाकिस्तान को आप देखें कि किस तरफ जा रहा है। पाकिस्तान सिफारती सतह पे कहाँ खड़ा है, खारजी सतह पे कहाँ खड़ा है। इस वक्त पाकिस्तान एक लीडिंग रोल अदा कर रहा है इस खित्ते में भी। अफ़गानिस्तान, तालिबान का मामला हो, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हों, चाइना का ये आप विज़िट देखें कि CPEC-2 आ गया है अब, ठीक है। पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप चाइना गई हुई थी, CPEC-2 आगे साइन हुआ है, अगला मरहला आने वाला है, इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। उसके बाद दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान में एक प्रोसेस शुरू हो चुका है, पीस प्रोसेस। क्या गवर्नमेंट को डिस्टेबल करके पाकिस्तान के उस किरदार की नफ़ी करनी है? ये किसका एजेंडा हो सकता है? महमूद खान अचकज़ई साहब कौन है? ये वही 3 किरदार हैं कि फाटा का मर्जर होना था, उसको कौमी धारे में लाना था, KPK का हिस्सा बनना था सूबे का, अमेंडमेंट तैयार थी, सरताज अजीज़ साहब की रिकमेंडेशंस थी, उन रिकमेंडेशंस की सूरत में रिफॉर्म्स लाना थी अमेंडमेंट की सूरत में। लेकिन एक बड़ी ताकत, एक बड़े मुल्क का सफारत खाना मुतहर्रिक था, वो ये नहीं चाहता था कि अफ़गानिस्तान, ये जो फाटा का एरिया है, ये KPK का हिस्सा बने। वो ये था कि जनाब इसको अलग सूबा बनाएं ताकि मुस्तक़बिल में किसी वक्त भी यहाँ पे एक बगावत खड़ी की जा सके, बलूचिस्तान टाइप की, और हालात ख़राब किए जा सकें और ये बफर जोन हमारे इस्तेमाल में रहे। लेकिन जब तक नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे वो अमेंडमेंट नहीं हो सकी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म बने, फिर वो अमेंडमेंट अप्रूव हुई। तो ये चीज़ें, ये सारा एजेंडा कहाँ का है? ये सारा एजेंडा जहाँ से आता है वो हमें पता है। तो ये मुस्लिम लीग नवाज़ में अब एक बड़ी बगावत हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने
धरने और मरने और ये लॉन्ग मार्च उसका हिस्सा बनने से इनकार किया है, और कल उन्होंने अपनी पार्टी को बतौर सदर बता भी दिया। फिर दूसरी बात उन्होंने की कि कैप्टन सफदर कौन होते हैं जो पार्टी पॉलिसी दे रहे हैं और पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस पर भी उनका सख्त तरीन एतराज़ था और उनको रुस्वा किया गया। ये चीज़ें, अब ये वो चीज़ें थीं जिससे पीपल्स पार्टी के भी कान खड़े हुए और पीपल्स पार्टी भी दबक गई है। लेकिन आगे ये तो एक चल रहा है, इसका फ़ायदा यकीनन पीटीआई को, गवर्नमेंट को पहुंच सकता है, लेकिन अगर वो अच्छे तरीके से खेले। अब पीटीआई को क्या करना है, आर्मी चीफ और जनरल फैज़, ISI के DG और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है, बीजिंग में सलाह मशवरा हुआ है, तवील तरीन सलाह मशवरा हुआ है, जिसके नतीजे में आइंदा गवर्नेंस के मामले में भी और ये सारी जो इस वक्त फसाद खड़ा किया जा रहा है, इससे निपटने के लिए स्ट्रेटजी बनाई गई है। और एक चीज़ जो उस मीटिंग में, इन तीनों बड़ों की मीटिंग में तय पाई है कि मुआशी दहशतगर्दी के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस है। इस पे किसी किस्म का कोई ना तो कंप्रोमाइज़ किया जाएगा और ना ही कोई ये डील ढील होगी। ये कैटेगोरिकली तीनों बड़ों ने ये फ़ैसला किया है, ये रियासत की पॉलिसी है। तो इसलिए ये तो सारे जो चीज़ें जहन से निकाल देनी चाहिए कि इनके पीछे कोई है। ये हो सकता है कि ये आते हैं, बदअमनी पैदा करते हैं, तो कोई जो घुसपैठिए होते हैं, स्पॉट फिक्सर मुख्तलिफ़ जगहों पे होते हैं, वो आ सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इस पूरे सिस्टम को हिट करने के लिए मुख्तलिफ़ सिमतों से अटैक ज़रूर प्लान किए जा रहे हैं। एक ताजरों का प्लान है कि ताजरों के रूप में अनरेस्ट पैदा किया जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि उस चीज़ को एड्रेस करे और जो जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे करें, जो नाजायज़ हैं वो कैटेगोरिकली कहे। फिर जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब का जो रेफरेंस है उसमें इफ्तिखार चौधरी साहब की खिदमात ली गई हैं कि वो वकला को मुतहर्रिक करें उस आड़ में, ताकि ये धरना और लॉन्ग मार्च आगे जाके कोई स्टेबल होता है और कोई जान पकड़ता है तो फिर ताजर भी मैदान में आए जो PMLN के हैं, और जनाब वकला भी मैदान में आए जो कि PMLN के हैं। और उसमें इस बात की यकीनन गारंटी दी गई है मौलाना को कि पैसों की कोई परवाह नहीं करनी, पैसे बहुत हैं।